आपके माध्यम से, जिसको प्यूठो बनाने के लिए सपना देखा गया था, 10 साल पूरे हो गए हैं, अभी तक वहां पर मेट्रो की शुरुआत नहीं कर पाए। और अध्यक्ष महोदय, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, अध्यक्ष महोदय मैं इसलिए बात कह रहा हूं कि जिस समय समाजवादी सरकार थी, जितनी भी मेट्रो आज यूपी में चल रही हैं, सब की सब समाजवादियों की देन है, एक भी आपकी देन नहीं है। और इस समय पर मैं याद करना चाहता हूं, उस समय देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री बनकर के उनसे मिलने गया था, मैं बहुत सारे उनके काम उत्तर प्रदेश के लेकर के गया था। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन कम से कम उन्हें इसी बात से याद कर रहे हैं, जो मैंने काम उस समय दिए थे, एक एक काम उस समय के प्रधानमंत्री जी ने मेरा पूरा कर करके, और उसका परिणाम ये हुआ है अध्यक्ष महोदय, और उसका परिणाम ये हुआ है कि आज उत्तर प्रदेश में जितनी भी मेट्रो चल रही है, चाहे वो लखनऊ की हो, कानपुर की हो, आगरा की हो, नोएडा की हो, ग्रेटर नोएडा को जोड़ रही हो, दिल्ली को जोड़ रही हो। और अध्यक्ष महोदय, जिस समय उद्घाटन हुआ था दिल्ली से नोएडा को जोड़ने वाली मेट्रो का, उस समय देश के प्रधानमंत्री एक विदेश के बहुत बड़े उनके साथ बैठ करके गए थे उद्घाटन करने। वो अगर किसी ने काम किया था पूरा, तो नोएडा अथॉरिटी और समाजवादी सरकार ने, उसमें आपकी देन कोई नहीं की। ये बात मैं मेट्रो की इसलिए कर रहा हूं कि जो लोग दिल्ली में मेट्रो बना रहे हैं, वो बनारस में मेट्रो क्यों नहीं बना पा रहे? और दिल्ली का विकास अपने आप हो जाएगा, बस ये जो भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली वाली सरकार है, वो हस्तक्षेप करना बंद कर दे। अध्यक्ष महोदय, रिवर लिंकिंग का कार्यक्रम कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने किया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से, जहां किसानों के लिए एक नई चीज आ रही, किसी ने डिजाइन किया था तो समाजवादी सरकार का डिजाइन था, वो भारतीय जनता पार्टी का डिजाइन नहीं था। और अगर इनका डिजाइन होता तो उत्तर प्रदेश में कोई नया हाईवे ऐसा बना करके दिखाएं जिससे हवाई जहाज उतर जाए। नहीं तो मैं मानूंगा कि आप जो कह रहे हैं कि आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं, आपकी परिभाषा क्या है आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की? और ये बात में जो इतनी घुमा फिरा के कह रहा हूं, वो बात में लौट करके उसी पे जा रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, अगर 40,000 करोड़ की योजना बनी है रिवर इंटरलिंकिंग की, तो जिन किसानों की, जिन गरीबों की जमीन जारी है, उन किसानों को आप सही तरीके से मुआवजा, मदद उनकी क्यों नहीं कर रहे हो आप? अध्यक्ष महोदय, मैं इस अभिभाषण के माध्यम से जब सदन में जवाब आए, तो उन किसानों की मदद होनी चाहिए। वो जो अखबारों में खबरें निकलती हैं, टीवी पे कभी कभी खबरें आती हैं, अध्यक्ष महोदय सरकार को कहिए कि ऐसे चैनल, ऐसे अखबारों पे एफआईआर लिखा कर उन्हें जेल भेज दो, क्योंकि कुंभ की जो खबर चलाना चाहते थे, कुंभ की जो खबर देना चाहते थे, उन कुछ साथियों पे आपने एफआईआर लिखा दी। अगर कुंभ पर सच्ची खबर दिखाने वालों पे आप एफआईआर लिखा सकते हैं, तो फिर चीन की खबर, जो खबर चला रहे हैं, उस पर भी आपको एफआईआर लिखानी चाहिए। दूसरा, हमारा एक जाति जनगणना का मसला बहुत पुराना है, ये कोई नया नहीं है। आरक्षण के सवाल पर इस देश में दक्षिण भारत से लेकर के उत्तर भारत में और देश में जगह जगह पर बहुत सारे नेता ऐसे रहे जो आज हमारे बीच नहीं है, जिनकी वजह से हम आज उस आंदोलन को आगे ले जा रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो संविधान है, उसके तहत जो हमें हक अधिकार मिले, आरक्षण की व्यवस्था है, उस व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए जाति जनगणना होना चाहिए। उसके पक्ष में अब तो कांग्रेस पार्टी भी है, एक समय था जब कांग्रेस पार्टी उस पक्ष में नहीं थी। और अध्यक्ष महोदय, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, अगर उसी समय कांग्रेस पार्टी भी पक्ष में होती, तो आज हमें आपके सामने खड़ा नहीं होना पता, मांगना नहीं पड़ता जाति जनगणना। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं अपने कांग्रेस पार्टी के साथियों से भी कहना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, मैं कांग्रेस पार्टी के साथियों से भी कहना चाहता हूं, हम आपके साथी हैं, और इस मुद्दे पे तो हम आपके साथ और आपके आगे भी चल करके आपका साथ दे देंगे। अब जाति जनगणना को कोई नहीं रोक सकता है। एक दिन ऐसा आएगा अध्यक्ष महोदय, एक दिन ऐसा आएगा, कोई टकरार नहीं है, आपके इंजन जैसे नहीं है, आपका एक इंजन। अध्यक्ष महोदय, ये अध्यक्ष महोदय, हम तो, मुझे कभी कभी ये लगता है कि प्रधानमंत्री जी जितना अपने लोगों को ध्यान देकर के समझाते हैं, इतना ये समझते ही नहीं है। वो अध्यक्ष महोदय, वो सबसे ज्यादा सोशल मीडिया के बारे में जानकारी रखते हैं। आप भी जानकारी रखा करो, अगर आप जानकारी रखोगे तो आपको सच्चाई पता लग जाएगी। एक इंजन ने नमस्कार नहीं किया था दूसरे इंजन को, अगर याद हो तो ये बात अगर छिपी हुई हो, अध्यक्ष महोदय, अभी तो मैंने शुरू नहीं किया, मेरा लिखा हुआ बहुत लंबा है। कंक्लूड करें आप, समाप्त करें प्लीज। और अध्यक्ष महोदय, एक सवाल और बड़ा उठा है, नौकरी को लेकर के, रोजगार को लेकर के, और हमारे भारत की जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, उसको बढ़ावा कैसे दिया जाए। चीन जैसा देश केवल एक पे हमला नहीं कर रहा है अध्यक्ष महोदय, आपकी जमीन भी छीन रहा है और आपका बाजार भी छीन रहा है। और ये बात अगर गलत हो तो सरकार हमें बताए, वो आंकड़े दे। अगर कांग्रेस पार्टी का रास्ता था तो आपका रास्ता कांग्रेस पार्टी का क्यों है? अगर कांग्रेस पार्टी का वो रास्ता था तो आपका रास्ता क्यों है? वो मैं तो जानता हूं जिस दिन उनके सहयोगी साथी समझ लेंगे, वो भी साथ छोड़ जाएंगे। दूसरा जो बात सवाल कहा गया है अध्यक्ष महोदय, जिस समय बाजार खोला गया, जिस समय हमारा व्यापार के लिए पूरा बाजार खोल दिया, हमसे ज्यादा वित्त को समझने वाले इकोनॉमिस्ट और बहुत सारे जानकार लोग वो मुझसे बेहतर समझते होंगे, लेकिन मैं ये बात समझता हूं कि जिस समय बाजार खोला गया उस समय ध्यान उतना हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर नहीं रखा गया। अगर उसी समय पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को जिस जिम्मेदारी से रखना चाहिए था नहीं रखा गया, अगर उस समय रखा गया होता तो शायद अध्यक्ष महोदय हम लोग चीन से आगे निकल गए होते। आज चीन आ गए, हम लोग पीछे हैं। क्या आप इनको
ज्ञान दे रहे पहले हो महाकुंभ में मरने वालों के आंकड़े भी दे दें। महाकुंभ की व्यवस्था के बारे में स्पष्टीकरण देने के लिए मेरी मांग है अध्यक्ष महोदय, सर्वदलीय बैठक बुलाई जानी चाहिए। महाकुंभ आपदा प्रबंधन व खोया पाया केंद्र की जिम्मेदारी सेना को दी जाए। महाकुंभ हादसे के शिकार लोगों की मृत्यु, घायलों का इलाज, दवाइयों, डॉक्टर, भोजन पानी परिवहन की उपलब्धता का आंकड़ा संसद में पेश किया जाए। महाकुंभ हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों पर घोर दंडात्मक कार्रवाई हो। जिन्होंने सच छिपाया है उनको दंडित किया जाए। अध्यक्ष महोदय, हम डबल इंजन की सरकार से पूछते हैं, अगर अपराध बोध नहीं था तो आंकड़े दबाए, छिपाए और मिटाए क्यों गए हैं? साक्ष्य छिपाना और मिटाना भी तो अपराध है। इसका दंड कौन भुगतेगा? अध्यक्ष महोदय, जहां इंतजाम होना चाहिए था वहां प्रचार हो रहा था। एक धार्मिक समागम में डबल इंजन का राजनीतिक प्रचार अशोभनीय है, निंदनीय है। इतने बड़े हादसे के बाद कम से कम अब तो वो होर्डिंग उतरवा देना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, महाकुंभ की जो तैयारी हुई, जो हम लोगों ने जाना वहां पर, महाकुंभ न केवल 144 साल के लिए ये कहा गया, बल्कि ये भी कहा गया कि पहली बार धरती पर इस तरह का डिजिटल और जो आधुनिक चीजें हैं, टेक्नोलॉजी, उसका इस्तेमाल करके महाकुंभ होने जा रहा है। सीसीटीवी, ड्रोन, लाइव स्ट्रीमिंग के आधार पर जिनका दावा था कि वो डिजिटल कुंभ करा रहे हैं, वो मृतकों की डिजिट नहीं दे पा रहे हैं। एक तरफ तो जो लोग डिजिटल अध्यक्ष महोदय कहने को थकते नहीं है, लेकिन जब कुंभ में इतना बड़ा हादसा हो गया है तो यही सरकार डिजिट नहीं दे पा रही है। हमारे अपने लोग मारे गए हैं, जिसमें परिवार का हर रिश्ता दिवंगत हुआ है। किसी की माता, किसी के पिता, किसी की बहू, किसी की बेटी, किसी का भाई बहन, चाचा चाची। बच्चों के आंकड़े तो अभी तक नदारद हैं। खोया पाया केंद्र ही लोगों को तो नहीं मिल रहा है। जो खोया पाया केंद्र था उसको भी लोग पा नहीं पा रहे, ढूंढ नहीं पा रहे। अध्यक्ष महोदय, कुंभ कोई पहली बार नहीं हो रहा है। कुंभ का आयोजन सदियों से होता आया है। हमारे पौराणिक और हमारे इतिहास के दस्तावेज ये बताते हैं कि समय समय पे जो भी सरकारें नहीं होंगी, जिसका भी राज रहा होगा अध्यक्ष महोदय, उसने महाकुंभ या इस तरह के कुंभ का आयोजन किया है। एक तरफ तो वो कि जो 144 साल बाद महाकुंभ होने जा रहा है, उसका इतना प्रचार किया। और मैंने तो कई टीवी इंटरव्यूज में, कई समाचार चैनलों पर यह बात सुनने में आई और सुनते रहे हम लोग कि सरकार ने 100 करोड़ लोगों के आने का इंतजाम किया है। और अगर 100 करोड़, अध्यक्ष महोदय, अगर ये बात गलत है तो मैं रिजाइन आपको देना चाहता हूं। अगर अध्यक्ष महोदय, ये माननीय सदस्य लोग अगर ये नहीं सुन पा रहे हैं तो मैं इनको एक एक को, आप नहीं गए स्नान करने, आप स्नान करने नहीं गए, इसीलिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, ये कहा गया कि 144 वर्ष के बाद ये हो रहा है। जहां तक मेरी समझ और जानकारी कहती है, जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रो चीजों को समझते होंगे वो ये स्वीकार करते होंगे, जो भी कुंभ होता होगा वो 144 वर्ष के बाद ही होता होगा। लेकिन ये कहा गया कि नक्षत्र ऐसे हैं। तो मैं अध्यक्ष महोदय सरकार से कहना चाहता हूं कि सतयुग से लेकर के कलयुग तक ये सनातन परंपरा रही है कि संत, महात्मा, साधु समाज मुहूर्त के हिसाब से शाही स्नान करते हैं। उसमें नक्षत्रों के हिसाब से जो सहयोग बनता है वही शाही स्नान का मुहूर्त होता है। लेकिन भाजपा के राज में ये सनातन परंपरा टूट गई। पहले सरकार ने संत समाज को शाही स्नान रद्द करने का आदेश दिया, जिससे अनादिकाल की सनातन परंपरा टूटी। और फिर जब देश भर में ये बात उठाई गई, तो उन्होंने हाथ से को छिपाकर फिर से आदेश दिया कि अखाड़े शाही स्नान करने जाएं। इससे सरकार ने पावन मुहूर्त के स्थान पर अपने मनमाने समय पर स्नान कराने का आदेश दिया। बात उस दिन या तिथि की नहीं होती है, बल्कि निश्चित मुहूर्त काल की होती है। ये सनातन परंपरा तोड़कर इन लोगों ने अच्छा नहीं किया। और ये क्या परंपरा टूटी है कि नहीं टूटी है, मैं समझता हूं अध्यक्ष महोदय मुझसे बेहतर सामने वाले ज्यादा जानते होंगे इसके बारे में। और जो लोग, अध्यक्ष महोदय, जो हम लोगों ने देखा वहां पर, लोग पुण्य कमाने आए थे और अपनों के शव लेकर के गए हैं। चमत्कारी करिश्मा तो ये हुआ है, श्रद्धालुओं के शव मिल गए थे, पर सरकार स्नान करने वाले, मरने वालों की बात स्वीकार नहीं कर रही थी। और इससे ऊपर ये बात जो वहां पर और हुई, अध्यक्ष महोदय, जब ये जानकारी हो गई कि कुछ लोगों की जान चली गई, लाशें हैं जो मोर्चरी में पड़ी हैं, अस्पताल में पड़ी हैं, उसके बाद सोचिए सरकार क्या कर रही है। अपने सरकारी हेलीकॉप्टर में फूल भर करके फूलों को डालने का काम किया। सोचिए, ये हमारी कहां की सनातनी परंपरा है। मैं जानना चाहूंगा सदन के माध्यम से हमारे माननीय सदस्य बताएं कि जहां लाशें पड़ी रही हों, न जाने कितनी चप्पलें पड़ी थी, न जाने कितनी कपड़े पड़े थे, महिलाओं की साड़ियां थी, कपड़े थे, लेकिन उनको कैसे उठाया गया
उन सबको उठाया गया जेसीबी मशीन से, ट्रैक्टर की ट्रॉली से, उनसे उठा करके कहां फेंका कोई नहीं जानता। लेकिन जब उनको लगा कि वहां से बदबू आ रही है तो यही सरकार के लोग छिपाने लगे हैं। यही आपका महाकुंभ का आयोजन था और हर बात को छिपाने के लिए न केवल ये लोग मीडिया का सहारा ले रहे हैं, मीडिया का सहारा लेते लेते सुनने में आया कुछ दबाव और कुछ स्वीटनर भी दिए जा रहे हैं जिससे उनकी खबरें बाहर ना आ जाए। और अगर अध्यक्ष मोदी ये बात सब गलत है मेरी, अगर ये बात सब गलत मैं कह रहा हूं तो अभी तो नेता सदन को अभी भाषण देना है। और मैं ये बात और कहना चाहता हूं, आप अपनी तरफ से जानकारी कर लीजिएगा। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने शोक नहीं प्रकट किया था। जब देश की राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी ने शोक प्रकट किया उसके बाद 17 घंटे बाद सरकार ने स्वीकार किया। अध्यक्ष मोदी ये वो लोग हैं जो आज भी कोई सच्चाई स्वीकार नहीं कर सकते। इनका रास्ता क्या है मैं नहीं जानता हूं, कहां ले जाना चाहते हैं। लेकिन जब अध्यक्ष महोदय मैंने अभिभाषण पढ़ा है राष्ट्रपति महोदया का, तो वही पुरानी बातें कि 12 करोड़ शौचालय बन गए हैं, 10 करोड़ गैस कनेक्शन हो गए हैं, 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है, 25 करोड़ लोगों को मिडिल क्लास में शामिल कर दिया गया, न्यू मिडिल क्लास में शामिल कर दिया गया। 80 और 85 को अगर हम जोड़ दें अध्यक्ष महोदय 105 करोड़ हो गए। बच्चों को और जोड़ दें तो सरकार अध्यक्ष महोदय किसके लिए काम कर रही है, किसके लिए काम कर रही है? अगर 80 को राशन दें, 25 को न्यू मिडिल क्लास में जोड़ दें, 105 करोड़ हो गए। और जो बाकी बचे तो दोस्तों इस तरीके से अखिलेश यादव जी ने बहुत अच्छे तरीके से धोया और सामने से आवाज़ चूं भी नहीं आई। अगर उसको हम बाहर निकालें तो आगे इस तरीके का अगर नेता हो तो देश के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है, हर एक एक आदमी के लिए फायदा हो सकता है। और बाकी आपने पिछले कुछ सालों में उनके कार्यकाल को देखा ही होगा, कितना बेहतर मुख्यमंत्री थे। बाकी आपकी क्या राय है बताइए।